सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन और पिछला क्लास में हमने 2 क्वेश्चन को पढ़ा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वह था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में झारखंड की भूमिका पर प्रकाश डाले, यानी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ था उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा, यह हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर में हमने देखा था कि जो शुरू का जो 20 साल रहा, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जो शुरू का 20 साल रहा, यानी कि 1885 से 1905 तक, तो ये था आपका नरमपंथी या उदारवादी चरण। और जो 1905 से लेकर के 1917 तक ये जो टाइम रहा, ये था गर्मपंथी या उग्रवादी चरण। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हमने देखा कि इसमें झारखंड की क्या भूमिका रहा। तो हमने उन सब चीज़ों पर फोकस किया जो झारखंड से रिलेटेड है। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, जो है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। तो फिर से वही बात मैं आपको बोलूँगा कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अभी हम लोग उन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे जिसका संबंध झारखंड से है। तो हम लोग देखेंगे कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका क्या रहा। तो वही प्रश्न है हमारा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो केंद्र सत्ता में बैठे ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं द्वारा स्वराज की मांग के प्रति धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। देखिए, अभी हमारा भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो चुका है, यानी कि अंग्रेजी शासन लागू है। और इस टाइम का जो हमारा मांग था, हम भारतीयों का जो मांग था वो था स्वराज। स्वराज हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, यही नारा था। स्वराज का मतलब क्या होता है? तो स्व मतलब होता है खुद का यानी कि अपना, और राज मतलब शासन करना, यानी कि अपना भारत में अपना शासन होना चाहिए, यही हमारा मांग था। लेकिन अंग्रेज इसको ठुकरा दिए थे, अंग्रेज नहीं देना चाहते थे हमारा राज्य हमें। एक रीज़न ये था। फिर एक रीज़न था साइमन कमीशन। देखिए, सबसे पहले आपको एक पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आखिर स्टार्ट किस प्रकार से हुआ। इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा। तो डिटेल्स में तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे उतना हम लोग देखेंगे। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का जो स्टार्टिंग है उसका हम लोग कुछ बैकग्राउंड देख रहे हैं। सबसे पहला था स्वराज के मांग को नहीं मानना। फिर था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था, ये देखिए, इसमें जो टोटल मेंबर था वो था 7, यानी कि 7 लोग इसमें शामिल थे। और ये 7 का 7 लोग जो थे ना, वो अंग्रेज थे। और यही लोग ये डिसाइड करेंगे कि भारत में प्रोग्रेस कैसा होगा, यानी कि भारत का प्रगति कौन देखते थे? यही 7 अंग्रेज। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। एक बात बताइए, हमारा भारत है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, और यहाँ पे कोई बाहरी आके हमें बताएगा कि भारत में क्या क्या विकास होना चाहिए? ये तो सही बात नहीं है। तो साइमन कमीशन यही था। 7 लोग थे इसमें, 7 का 7 अंग्रेज थे, और यही भारत की प्रगति, संवैधानिक स्थिति वगैरह वगैरह चेक करते थे। इसीलिए ये कमीशन बनाया गया था। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ, और इतना विरोध हुआ कि साइमन कमीशन का जो विरोध करने वाले जो नेता थे वो थे हमारे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी को इतना मारा गया कि उनका मृत्यु तक हो गया। तो एक रीज़न ये था साइमन कमीशन। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका आंसर। थोड़ा सा और जान लीजिए साइमन कमीशन। उसके बाद देखिए, ये जो स्वराज चीज़ है ना, स्वराज, सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज का मांग किया गया था अंग्रेजों के साथ। अभी पार्टिकुलर नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, कांग्रेसियों का, मोतीलाल नेहरू भी आपको याद नहीं रखना है। कांग्रेसियों का यानी कांग्रेस का जो सबसे पहला मांग था वो था स्वराज। स्वराज में भी किस प्रकार? सबसे पहले बोला गया था अंग्रेजों से
कि देखिए हमें इतना आप छूट दे दीजिए कि हमारा जो राज्य है, मान के चलिए ये हमारा राज्य है, हमारा राज्य है, तो इसका जो आंतरिक मामला है ना, इसमें कम से कम आप लोग हस्तक्षेप मत कीजिए, ये बोला गया था अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज इसको भी ठुकरा दिए। यानी कि जो स्वराज का जो मांग शुरुआत हुआ था वो इसी प्रकार से हुआ था कि कम से कम आंतरिक मामला हमें शासन करने दीजिए, आंतरिक मामला में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन अंग्रेज इसको भी नहीं माने, और जब इसको नहीं माने तो आए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोले कि भाड़ में जाओ तुम्हारा ये शासन, हमें कोई शासन नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज का जब मांग की तो किस प्रकार से मांग की, थोड़ा सा देख लीजिए। तो इनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, उनको अंग्रेज थोड़ा सा इंसल्ट कर देते हैं जब ये अपना स्वराज का मांग रखने जाते हैं तब। इसीलिए इनके जो बेटे हैं, इनका जो बेटा है जवाहरलाल नेहरू, वो भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें कुछ नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। यानी कि पूरा भारत हमारा है, देश हमारा है, राज भी हमारा ही चलेगा। और रात को 2 बजे झंडा लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर के रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा को फहराते हैं और बोलते हैं कि जब संपूर्ण भारत सो रहा है तब ही भारत स्वाधीनता की नींव रख चुका है। तो ये था थोड़ा सा पृष्ठभूमि, इतना आप पढ़ लीजिए अभी, बाकी हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसका आंसर। तो केंद्र सत्ता में बैठी ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं द्वारा स्वराज की मांग के प्रति धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। साइमन कमीशन के भारतीय दौरे में किसी भी भारतीय सदस्य का ना होना और स्वराज पार्टी की गतिविधियां, साइमन कमीशन के उपेक्षापूर्ण रवैया, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना जैसे मामलों के बीच में। देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट फिर गांधी जी देंगे अभी, ये 11 सूत्री मांग। तो इसके पीछे आपको ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। अभी नेहरू रिपोर्ट में इतना समझ लीजिए कि इसमें डोमिनियन स्टेट का मांग किया गया था, डोमिनियन स्टेट, यानी कि वही स्वराज का ही बात किया गया था कि कम से कम आप हमें इतनी आज़ादी दे दीजिए कि हमारा राज्य में जो आंतरिक मामला है वो हमारा ही रहेगा। तो नेहरू रिपोर्ट में इस चीज़ पर फोकस किया गया था, तो इसको भी अंग्रेज सब अस्वीकार कर दिया। तो इतना सारा रीज़न था जो अभी हमने आपको बताया। तो जितना सारा मुद्दा है ना ऊपर में जो हमने लिखा है, इसी के लिए 1929 में हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, उसके बाद ही इतना सारा चीज़ों को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद ये याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का संकल्प लिया। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डोमिनियन स्टेट का मांग किया गया था, यानी कि वही आंतरिक मामला में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। तो उसको जब अंग्रेज ठुकरा दिए तब नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वाधीनता आंदोलन यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग किया था और 26 जनवरी को ही झंडा फहराए थे और बोले थे कि अब से प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को। और इसी कारण से जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर को ही तैयार हो चुका था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गांधी जी के बारे में देखते हैं। तो गांधी जी का जो 11 सूत्री मांग था, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो यानी कि सिंपल सा समझ लीजिए कि भारत का किसी भी डिमांड को नहीं माना जा रहा है। हम कांग्रेसियों का जो डिमांड था, कम से कम पूर्ण स्वराज नहीं तो आधा स्वराज दे दो, कुछ नहीं माना अंग्रेज सब। यहाँ तक कि साइमन कमीशन में कम से कम कुछ भारतीय लोगों को रखता तो वो भी नहीं रखा। इसका जब विरोध हुआ तब लाला लाजपत राय जी को मार के मरा भी दिया। यानी कि लाला लाजपत
राय जी को लाठी चार्ज करके इतना ना मारा, इतना ना उसको पीटा कि उनका जो सर में चोट इतना गहरा था कि उनका डेथ हो गया। तो ये था अंग्रेज। तो अब क्या होगा, तो अब बस गांधी जी अपना रूप में आएंगे। तो गांधी जी ने अपना जो अहिंसक नीति था वो अपनाए और एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, वही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस प्रकार से करते हैं हम लोग देखते हैं। तो गांधी जी विवश होकर अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च को साबरमती आश्रम से निकले और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखिए, गुजरात का एक जगह है दांडी, और ये दांडी है एक जगह है, और गुजरात में ही है गांधी जी का आश्रम, साबरमती आश्रम मान के चलिए यहाँ पे है। तो यहाँ से दांडी के बीच का जो दूरी है ना, उसको गांधी जी पैदल ही कवर करने लगे, पैदल। शुरू में तो सिर्फ 78 अनुयायी ही थे, यानी कि 78 जन थे गांधी जी के साथ, और जब दांडी पहुँचे तो गांधी जी के साथ एक पूरा भीड़ आ चुका था। तभी गांधी जी क्या किए, वहाँ पे नमक बनाए, नमक समुद्र का पानी लिए, उसको भाप बना के उड़ा दिए, नमक तैयार है। तो जब नमक बनाए, उसी के साथ बोले गांधी जी कि हमने अंग्रेज़ों का तो नमक कानून तोड़ दिया, अब हमें अंग्रेजी चीज़ों का, सभी चीज़ों को हटाना है। यानी कि किसी भी प्रकार का जो अंग्रेजी प्रोडक्ट है, अंग्रेजी स्कूल है, अंग्रेजी चीज़ है, कोई भी चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है, ना ही उनके स्कूलों में पढ़ना है, ना ही उनके दफ्तर में कोई काम करवाना है, कुछ भी नहीं करना है। अंग्रेज जो भी चीज़ बोलेंगे उसको प्यार से ठुकरा देना है। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि जैसे अंग्रेज बोलेंगे कि आप मेरा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो हमें बोलना है कि हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, एकदम अहिंसात्मक तरीके से। तो ये था गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत हो गई कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से। कब हुई, तो 12 मार्च को 1930 का टाइम है, 12 मार्च 1930 को। तो इस आंदोलन में सरकारी कानूनों का उल्लंघन, विद्यार्थी एवं कर्मचारियों का सरकारी स्कूल एवं दफ्तरों से त्यागपत्र, बहिष्कार, स्वदेशीपन अपनाना, कर अदायगी पर रोक जैसे मुद्दे शामिल थे। तो आशा करता हूँ ये पैराग्राफ आप लोग समझ गए होंगे। इतना आपको लिखना पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के हमने इसका जो स्टार्टिंग है, किस प्रकार से शुरुआत हुआ, क्या क्या रीज़न था, हमने मेंशन किया। अब ज़्यादा डिटेल्स हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में इसका क्या क्या योगदान रहा। तो झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला रांची। तो झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी, जैसे कि हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, संथाल परगना आदि में इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिंपल लाइन है, रांची में शुरुआत हुआ, लेकिन और भी जितने सारे राज्य थे, जिला था, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, संथाल परगना, सब काफ़ी सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रांची के तरुण संघ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है या किसी एमसीक्यू में पूछा गया था, आपको याद रखना है। इसी क्रम में रांची व उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। लगभग 40 टाना भक्तों ने रांची में एक जुलूस निकाला था, जिसके बाद 8 टाना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, नहीं इसमें नहीं, टाना भगत आंदोलन में ही मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के साथ 1920 के बाद जितने सारे आंदोलन हुए थे, गांधी जी के जितने सारे कदम थे, सब में टाना भक्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो यहाँ भी 40 टाना भक्तों ने रांची में एक जुलूस निकाला था, लेकिन 8 टाना भक्तों को अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाली महिलाओं ने हिनू में सभाएं की। तो बंगाली महिला सब जो थी
वह हिनू में सभाएं की थी। हिनू रांची में ही एक जगह है, हिनू। तो 16 अप्रैल 1930 को बुंडू में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। बुंडू भी रांची में ही स्थित है, तो यहाँ पे पूर्ण हड़ताल रखा गया। जिला स्कूल के छात्राओं ने विद्यालय का बहिष्कार किया। 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं खादी के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि झारखंड में भी यहाँ के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया। टाना भक्तों ने भी भाग लिया था। 40 टाना भक्त थे और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची के प्रमुख थे तरुण संघ, जिसने इस आंदोलन में भूमिका निभाई। बंगाली महिला सब हिनू में सभाएं की थी। फिर बुंडू में भी एक हड़ताल रखा गया था। जिला स्कूल के जो छात्रा सब थी वो लोग भी विद्यालय का ही बहिष्कार किया। रांची में बार एसोसिएशन का एक बैठक रखा गया था। इसमें भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और खादी के उपयोग को अपनाया गया था, अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यही सब बात आपको एग्जाम में लिख देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च 1932 को जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तो रांची के तरुण संघ नामक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये जो संघ था, ये जो संगठन था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है हजारीबाग। देखते हैं हजारीबाग में किस प्रकार से हुआ। तो हजारीबाग में भी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता दर्ज की। 26 जनवरी 1930 को हजारीबाग में लाठीचार्ज होने के बावजूद कृष्ण वल्लभ सहाय ने कचहरी पर झंडा फहराया था और झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में खंजाजी तालाब के निकट नमक बना करके इस आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सज़ा मिली। तो अंग्रेज सब यही करता था, जो उसका विरोध में खड़ा होता था उसको जेल घुसा देता था। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख लोग थे। कौन कौन थे? तो सीताराम दुबे, चक्र सिंह, मथुरा प्रसाद, सरस्वती देवी, मीरा देवी आदि, इतना सारे लोग थे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कौन कौन आ रहा है वही सब आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में लिख देना है। नेक्स्ट, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संथाल जनजाति जो थे वो लोग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। 1-2 का नाम आपको याद रखना है, जिनमें प्रथम है बंगम मांझी। तो बंगम मांझी ने संथालों का नेतृत्व किया था। उसने टाना भक्तों की तरह स्वच्छता, मद्य निषेध एवं खादी पर जोर दिया था। ठीक है, फिर इनकी संख्या हजारों में थी। इन्हें राम नारायण सिंह एवं कृष्ण वल्लभ सहाय आदि कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। संथालों का आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े कांग्रेसी नेता ने उनकी सभाओं में भाग लिया। तो देख पा रहे हैं कि जो संथाल लोग थे वो लोग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। एक था नाम आपको याद रखना है बंगम मांझी, ये संथालों का नेतृत्व किए थे। इसने भी टाना भक्तों के जैसा ही नीति को अपनाया था। इसकी भी संख्या इतनी थी, यानी हजारों में इनकी संख्या थी। और राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, ये सब कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेता थे जो इन लोग का समर्थन प्राप्त था। चलिए उसके बाद जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, उन्होंने भी इस आंदोलन में, यानी कि उनकी जो सभा सब था उसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंहभूम। तो सिंहभूम क्षेत्र के जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नन्ही गोपाल मुखर्जी ने किया था। ये नाम आपको याद रखना है। इसने भी नमक सत्याग्रह कहाँ पे किया? तो जमशेदपुर में। कौन किया? तो नन्ही गोपाल मुखर्जी ने किया। इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया। यह एक टैक्स होता था हाट कर, तो इसको बंद कर दिया वहाँ की जनजातियों ने। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने जंगल काट करके सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया।
इसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये इन लोग का विरोध करने का एक तरीका था कि जंगलों को काट करके जंगल सत्याग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किया गया था। इसका नेतृत्व हरि सिंह, हरिहर महतो तथा लाल बाबू कर रहे थे। इन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और 16 नवंबर को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में झंडा फहराकर जवाहर दिवस मनाया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया तथा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ जंगल सत्याग्रह याद रखिए, बाकी पूरा पैराग्राफ, पूरा लाइन आप खुद से बना लेंगे कि सामान्य अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो जमशेदपुर का एक जगह है, सिंहभूम में ही है, चक्रधरपुर। वहाँ के कांग्रेसी नेताओं ने किस प्रकार से विरोध किया, तो जंगल को काट करके विरोध किया, उसको जंगल सत्याग्रह बोला गया। एक दो जन का नाम याद रखिए। इनका जो नेतृत्व है वो किया था हरि सिंह, फिर हरिहर महतो, लाल बाबू। बाद में अंग्रेज इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब आपको याद रख लेना है। फिर गोलमुरी मैदान में झंडा फहरा करके जवाहर दिवस मनाया और इस कार्यक्रम के दौरान भी अंग्रेज लाठीचार्ज कर दिया और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी 1932 को गोलमुरी में एक सभा का आयोजन किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पे दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी 1932 को ये सभा आयोजन किया गया था और इस सभा में 500 से अधिक महिला पुरुषों ने भाग लिया था। सभा की समाप्ति के बाद कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अंग्रेज एक ही नीति को अपना रहे हैं, गिरफ्तार करो, खूब से खूब फांसी दे दो, बस। छोटा मोटा विद्रोह को तो अंग्रेज बहुत ही क्रूरता से दबाए हैं, हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस सब को। तो यहाँ भी अंग्रेज वही सब किए। अब है पलामू। तो पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह खरवार ने किया था। इसको याद रख लेना है आपको। पलामू में कौन किया, तो चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर डाल्टनगंज एवं गढ़वा के लोगों ने हड़ताल कर दी। तो जब पता चला कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो डाल्टनगंज से और गढ़वा से लोगों ने काफ़ी मात्रा में एकजुट हुआ और हड़ताल कर दिया। तो बस ये था हमारा आंदोलन जो कि कंप्लीट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लास्ट में एक कंक्लूजन डाल दीजिए। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से झारखंड भी अछूता नहीं रहा, बल्कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी को देख करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को मई 1934 ईस्वी को पटना बैठक में वापस ले लिया और इस आंदोलन का स्वरूप केंद्रीय रहा, लेकिन नेतृत्व प्रादेशिक था। यानी कि अलग अलग प्रदेशों से इसका नेतृत्व किया गया था। और जब महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, इसमें लोगों का उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फिर कुछ साल के बाद इसको वापस ले लिया जाता है 1934 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका क्या था। सेम क्वेश्चन रहेगा सारा चीज़ में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग क्या क्या स्वरूप था ये पढ़ेंगे इंडिया जीके में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। अभी हम लोग देखते हैं कि झारखंड की क्या क्या भूमिका रहा इस आंदोलन में। तो अंग्रेज़ों का जो नीति सब था उसको देखते हुए अंत में महात्मा गांधी जी बोले कि अंग्रेज़ों अब भारत छोड़ो, बहुत हो गया। तो वही है भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे और फिर झारखंड का स्वरूप को मेंशन करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अपने निर्णायक दौर में पहुंचता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन यानी कि हमारा जो स्वराज है, हमें जो आज़ादी मिलना है
वो अपना निर्णायक दौर पे पहुंचता है इस आंदोलन के बाद, क्योंकि इस आंदोलन के बाद हमें आज़ादी मिल ही जाती है कुछ साल के बाद। जैसे कि ये आंदोलन कब होता है, 1942 में, तो हमें आज़ादी मिलती है 1947 में। तो वही बात है। देखिए ये जो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, थोड़ा लॉन्ग है, ज़्यादा डिटेल्स अभी हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए यह आंदोलन दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों का परिणाम था। शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, वो होता है 1939 से लेकर के 1945 तक। और इसमें अंग्रेज़ों का स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुका होता है। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो तो अंग्रेज़ों का दम ही निकाल देते हैं, लेकिन कुछ उनके साथ दुर्घटना घट जाती है। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि अब भारतीयों को कुछ दिया जाए, कुछ उपहार दिया जाए। तो आते हैं अपना मिशन सब लेकर के, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव वगैरह वगैरह, और बोलते हैं वही सब पुराना बात कि आपको पूर्ण स्वराज चाहिए था ना, आपको स्वराज चाहिए था ना, चलिए हम आपको स्वराज देते हैं। यही सब बात था। तो अंग्रेज और गांधी जी तो बोल देते थे कि नहीं, ये सब तो पोस्ट डेटेड चेक है आपका, पहले भी हो चुका है, ये रिजेक्ट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। अंग्रेजों तुम लोग भारत छोड़ के भागो यहाँ से। गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि हमें अब भारत में आज़ादी चाहिए। तो काफ़ी सारा मिशन आता है, इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, लास्ट में माउंटबेटन योजना आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, और फिर कैबिनेट मिशन भी आता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे अभी नहीं देखते हैं। अभी सिंपल सा समझते हैं कि इस आंदोलन का झारखंड में क्या भूमिका रहा, और छोटा सा स्वरूप देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अपनी निर्णायक दौर में पहुंचता है। यह आंदोलन दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों का परिणाम था। अंग्रेज इस युद्ध में भारतीयों का समर्थन चाहते थे। जब अंग्रेजों का स्थिति खराब हो गया इस युद्ध में, तब आए भारतीयों से हेल्प मांगने। तो बोले कि तो भारत ऐसे थोड़ी हेल्प करेगा, तो भारत का भी कंडीशन मानो, हमें आज़ादी दो। तो अंग्रेज चाहते थे कि चलो भारतीयों को थोड़ा लॉलीपॉप दे के खुश कर लेते हैं। तो वही पुराना बातों को रखते हैं गांधी जी के सामने, कांग्रेस के सामने। तो गांधी जी अस्वीकार कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अब मौका अच्छा है, इस मौका में एक आंदोलन की शुरुआत भी किया जाए। तो आंदोलन था भारत छोड़ो, हमें आज़ादी दो, यही था गांधी जी का स्वरूप। तो अंग्रेज इस युद्ध में भारतीयों का समर्थन चाहते थे, जबकि भारतीय समर्थन के बदले स्वाधीनता की गारंटी चाहते थे। कौन चाहते थे ये? तो ये अंग्रेज़ों का डिमांड था। अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि अब भारतीयों का थोड़ा भला किया जाए। इस परिस्थिति में अंग्रेज़ों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 तथा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या 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 थी? वही सब महत्वपूर्ण घोषणा में था कि चलिए आपको हम स्वाधीनता देते हैं, लेकिन स्वाधीनता का कोई स्पष्टीकरण वहाँ पे नहीं था। परिणामतः गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से किया। एक तो अंग्रेज़ों का स्थिति खराब है, ऊपर से वो भारतीयों का कुछ समर्थन चाहते हैं, तो क्यों ना इस मौका का अच्छा से फ़ायदा उठाया जाए। तो गांधी जी जो शुरू करते हैं वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी का अब ये आंदोलन स्टार्ट होता है। तो कब होता है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये होता है 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। लेकिन अंग्रेज अपना जो नीति था वो छोड़ते नहीं हैं। इस दौरान अंग्रेज चलाते हैं ऑपरेशन ज़ीरो आवर। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन है, अंग्रेज का मकसद था कि एक काम करते हैं, ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं ना, तो जितना सारा लीडर है इस आंदोलन को करने वाला, वही सबको गिरफ्तार करके अंदर कर दो। तो रात को 12 बजे ऑपरेशन ज़ीरो आवर, मतलब क्या, ज़ीरो कब बजता है, ज़ीरो यानी कि 12 बजे, तो रात को 12 बजे सबको गिरफ्तार करना प्रारंभ कर देते हैं अंग्रेज, ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। तो यही है अंग्रेज, अंतिम दम तक वो लोग हार नहीं माने हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं घुसना है यहाँ पे, सिंपल सा समझ लीजिए कि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वार में
बहुत ही उन लोग का जो स्थिति है ख़राब हो चुका है, वो लोग भारतीयों का समर्थन चाहते हैं और अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन ये सब लाते हैं। लेकिन भारतीयों का एक ही डिमांड है, हमें अब आज़ादी दे दो, जिस कारण से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन इसका शुरुआत करते हैं। कब करते हैं? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से करते हैं? मुंबई से। फिलहाल आपको इतनी याद रखना है। झारखंड में भी भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चलिए हम लोग अब आते हैं झारखंड में। तो झारखंड में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन, जुलूस प्रदर्शन, आगमन व संचार साधनों को बाधा पहुंचाने जैसी गतिविधियां संचालित थी। यानी कि सब कोई सभा करो, जुलूस निकालो और एक ही चीज़ का नारा दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब भागो यहाँ से, बहुत हो गया। तो इस आंदोलन के क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित है। देखते हैं कहाँ से किस प्रकार से सभाओं का आयोजन किया गया और अंग्रेज सब इसके बदले क्या क्या किए। तो पहले रांची। तो 9 अगस्त 1942 को रांची में हड़ताल रखा गया और 10 अगस्त 1942 को नारायण चंद्र लाहिड़ी को रांची में गिरफ्तार कर लिया गया। तो 8 अगस्त 1942 से यह आंदोलन शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है और 9 अगस्त को ही रांची में एक हड़ताल रखा जाता है और 10 अगस्त 1942 को नारायण चंद्र लाहिड़ी को रांची में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 14 अगस्त 1942 को रांची जिला स्कूल के पास जुलूस निकाल रहे कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो जुलूस निकल भी करेगा, गांधी जी का यही ऐलान है, अब अंतिम है ये वाला भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त रांची के प्रमुख नेता जानकी बाबू, गणपत खंडेलवाल, मथुरा प्रसाद सहित कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान नवंबर 1942 तक रांची में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अंग्रेज भी अपना जो स्वरूप है वो अपना रहे हैं। अंग्रेज़ों का एक ही मकसद है कि सभी को गिरफ्तार कर लो, ताकि इस आंदोलन का जो लीड कर रहे हैं वो कम पड़ जाए और आंदोलन दब जाए। तो सबको गिरफ्तार करते जाता है। तो अब तक 1942 तक नवंबर 1942 तक रांची में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विमल दासगुप्ता, केशव दासगुप्ता, सत्यदेव साहू, किशोर भगत आदि शामिल थे। तो ये लोग मेन लीडर थे, इन्हीं सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के नदिया उच्च विद्यालय में छात्रों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था तथा गुमला में हड़ताल का आयोजन व जुलूस प्रदर्शन किया गया था। तो यहाँ पे वही होगा, आंदोलन होगा, जुलूस निकलेगा, अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे, जिसको चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे वो। तो बस यही सब था, आपको पढ़ के कुछ याद रख लेना है। 9 अगस्त, हालांकि डेट भी याद रखना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें आपको, क्योंकि जितना डिटेल्स में आप चीज़ों को मेंशन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त को रांची में हड़ताल रखा गया, 10 अगस्त को नारायण चंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया, फिर 14 अगस्त को रांची जिला स्कूल में जुलूस निकाल रहे छात्रों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद नवंबर 1942 तक रांची में लगभग 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ नाम याद रख लीजिए, जिनमें सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो गुप्ता, विमल दास गुप्ता, केशव दास गुप्ता, सत्यदेव साहू, किशोर भगत, ये सब शामिल थे। फिर नदिया उच्च विद्यालय में छात्रों द्वारा झंडा फहराया गया था और वहाँ भी जुलूस निकाला गया था। गुमला में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो ये सब आपको याद रख लेना है। यानी कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में मतलब झारखंड में भी सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपना जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के नेता राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, इसको बंदी बना लिया गया। इन दोनों को हजारीबाग जेल में रखा गया था। सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग में एक जुलूस निकाला गया
उनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने 12 अगस्त 1942 को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाते समय धावा बोलकर उन्हें पुलिस के हिरासत से मुक्त करा लिया। और इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपनी 5 साथियों के साथ फरार हो गए। तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इधर गांधी जी शुरू किए हैं भारत छोड़ो आंदोलन और उधर अंग्रेज शुरू कर दिया सबको जेल में घुसाओ, यानी कि जेल घुसाओ आंदोलन। अंग्रेजों की ओर से चल रहा है जेल घुसाओ और गांधी जी बोल रहे हैं भारत छोड़ो। तो जो जो जुलूस निकाल रहा है, जो जो आंदोलन कर रहा है, सबको अंग्रेज जेल घुसा रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आपको राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह याद रखना है। हजारीबाग के प्रमुख नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के, जिसको गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया। और कहाँ पे? तो हजारीबाग जेल में इनको कैद रखा गया। फिर सरस्वती देवी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके समर्थन में इतने लोग थे कि जब इसको गिरफ्तार किया गया तो देख पा रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने 12 अगस्त 1942 को हजारीबाग से भागलपुर तक जेल ले जाते समय धावा बोलकर उनको पुलिस के हिरासत से मुक्त कर लिया था। और फिर जयप्रकाश नारायण हैं, ये तो हजारीबाग जेल से ही भाग गए थे, अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। इनको भी कैद कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा इनको भी कैद कर लिया गया था, तो ये भाग गए जेल से। फिर है पलामू। तो पलामू में आंदोलन का काफ़ी जोर रहा। जपला मजदूर संघ के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जपला में मजदूरों ने हड़ताल रखी। जपला पलामू में ही स्थित है, तो वहाँ पे मिथिलेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में हड़ताल रखा गया था। कुमारी राजेश्वरी सरोज दास कौमा होगा यहाँ पे, कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने पलामू में मजदूरों एवं किसानों को संगठित करके इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो देख पा रहे हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो कुमारी राजेश्वरी और सरोज दास ने पलामू में मजदूरों को इकट्ठा किया, किसानों को इकट्ठा किया और इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पलामू तथा इसके आसपास के क्षेत्र में शराब भट्टियों में आग लगा दी गई। डाल्टनगंज डाकघर के निकट तोड़फोड़ की घटना हुई। रेल की पटरी उखाड़ी गई और संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार इस क्षेत्र में लोगों ने व्यापक स्तर पर उत्पाद मचाया, जिसके बाद कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो बढ़िया है, जितना उत्पाद मचाना सका। बाकी अंग्रेज के द्वारा तो गिरफ्तार वैसे भी किया ही जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंहभूम। तो टाटा नगर में मिल मजदूरों, दुकानदारों एवं आम नागरिकों ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। टाटा नगर में यानी कि जमशेदपुर में, टाटा नगर जमशेदपुर। तो यहाँ भी मजदूरों ने, दुकानदारों ने, यहाँ तक कि आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर मतलब हड़ताल किया। सिंहभूम के जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया तथा इन्होंने जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया। तो रामानंद तिवारी आपको याद रखना है, इसके नेतृत्व में जमशेदपुर में विद्रोह किया जा रहा है और 60 सदस्यों को एक दल में शामिल किया गया, एक दल का गठन किया गया, नाम है इनकलाबी सिपाही दल। ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों व विद्रोह करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया। तो सब में वही हो रहा है, अंग्रेज गिरफ्तार कर रहे हैं, इधर ये लोग अपना जुलूस निकाल रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। नेक्स्ट है मानभूम। मानभूम यानी कि वर्तमान धनबाद। तो इस आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, सभाओं का आयोजन, जुलूस प्रदर्शन, यातायात व संचार साधनों को अवरुद्ध करने जैसी गतिविधियां आंदोलनकारियों द्वारा की गई। सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने हेतु कतरास, झरिया और धनबाद में कर्फ्यू लगाने का
निर्णय भी किया गया। तो अंग्रेज को कर्फ्यू लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे गतिविधियाँ कुछ ज़्यादा ही उग्र था। नेक्स्ट है संथाल परगना। तो 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था। तो संथाल परगना में काफ़ी सारा जिला है, तो उसमें देवघर से जुलूस निकाला जा रहा है विनोदानंद झा के द्वारा। पुलिस ने इन्हें भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार करके भागलपुर केंद्रीय कारागार भेज दिया। फिर 13 से 14 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आवागमन व संचार साधनों को नष्ट कर दिया तथा सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया। तो ये लोग भी अपना उत्पाद मचाना शुरू कर दिया, जो यहाँ के आंदोलनकारी थे सब कोई। इसके बाद भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत मोतीलाल केजरीवाल, रामजीवन व हिम्मत सिंह सहित कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो जब ये लोग इतना उत्पाद मचाया तो इसको भी जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनको भी जेल घुसा दिया। इस आंदोलन के दौरान देवघर के सरवन में आंदोलनकारियों द्वारा समानांतर सरकार बनाई गई। समानांतर सरकार मतलब होता है कि एक सरकार ऑलरेडी है और दूसरा सरकार उसने बना दिया, यानी कि मुख्य सरकार है, कहीं शासन कर रहा है, मुख्य सरकार तो है ही, इसके बावजूद दूसरी सरकार का गठन करना, यही कहलाता है समानांतर सरकार। तो जितने सारे जिले या फिर हम लोग क्षेत्र पढ़ा इस आंदोलन में, तो सब में स्वरूप एक ही है। सब में जुलूस निकाला जा रहा है, जितने तरीके से हो रहा है उतने तरीके से लोगों को एकजुट किया जा रहा है और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। और अंग्रेज वो भी अपना भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को दबा दो, लोगों को गिरफ्तार कर लो, बस यही नीति चलता आ रहा है। तो संथाल परगना में भी सेम चीज़ हुआ। नाम याद रखना है विनोदानंद झा, इसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। तो फिर 13 से 14 अगस्त को आंदोलनकारियों ने काफ़ी उत्पाद मचाया। फिर बाद में इनमें से कुछ प्रमुख जो नाम हैं, ये मोतीलाल केजरीवाल, रामजीवन, हिम्मत सिंह, इनके साथ साथ और भी जो लीडर थे, प्रमुख लीडर इस आंदोलन में जो शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर देवघर में ही ये जो देवघर के सरवन में आंदोलनकारियों द्वारा एक समानांतर सरकार बनाई गई। बहुत बढ़िया किया। चलिए, तो 1946 ईस्वी तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त प्राय हो गया। तो 1946 तक अंग्रेज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से परेशान किया इस आंदोलन के तहत। इस आंदोलन के द्वारा काफ़ी परेशान किया गया अंग्रेज़ों को। और 1946 तक मतलब भारत छोड़ो आंदोलन लगभग समाप्त होने को चला। और झारखंड के संदर्भ में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी। तो वाचस्पति त्रिपाठी आपको याद रखना है, इसकी गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी प्राय अंतिम घटना मानी जाती है, यानी कि यही अंतिम थे जिनको गिरफ्तार किया गया इस आंदोलन के तहत। कौन थे? तो वाचस्पति त्रिपाठी। अतः भारत छोड़ो आंदोलन का जो स्वरूप केंद्रीय था उसके प्रत्येक लक्षण झारखंड में भी विद्यमान थे और झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति एक समर्पित क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान राष्ट्रीय पटल पर जीवित रखा। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था, झारखंड में भी वही स्वरूप हमें नज़र आया। झारखंड में भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, सभी के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रकार से जुलूस निकाला गया, हड़ताल निकाला गया। भले ही अंग्रेज कितनों लोगों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन झारखंड वासी पीछे नहीं हटा। अपनी वीरता का, अपनी जो बोल दीजिए उसको अपनी वीरता, साहस का परिचय दिया इस आंदोलन के माध्यम से। बस यही सब आपको लिखना है अच्छी प्रकार से, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ हमारा जो झारखंड जीके मेंस है, मेंस का जो झारखंड जीके है या फिर झारखंड जीके जो मेंस है, झारखंड जीके का जो जेपीएससी मेंस का क्लास है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया।
कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा PDF के रूप में ग्रुप में, या फिर उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। कुछ कुछ विद्रोह, जैसे कि ढाल विद्रोह हो गया, चुआर विद्रोह हो गया, और शायद एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला था बिरसा आंदोलन से, जो 7th JPSC में पूछा है। कुछ कुछ है ऐसा जो थोड़ा सा हट के है, उसको मैं अलग से करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल सिलेबस में जितना टॉपिक मेंशन था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो शुरू करेंगे वो करेंगे मिडेवल हिस्ट्री का मेंस, मिडेवल हिस्ट्री का मेंस का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। और झारखंड हिस्ट्री का जो बचा खुचा पार्ट है, यानी कि झारखंड हिस्ट्री मेंस का, उसका भी वीडियो मैं अलग टाइम पे बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और PDF ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।